जय भीम। अंबेडकर जी को उनकी 129वीं जयंती पर शत शत नमन। मेरे मित्र जेएनयू में डॉक्टर राजेश पासवान जी ने मुझे एक मैसेज भेजा था और उन्होंने कहा था जो 119वीं जयंती पर वो एक व्याख्यान सीरीज चलाना चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर मेरी नज़र में। मैं सहर्ष तैयार हो गया और 21 अप्रैल को 12 बजे दिन में मेरा व्याख्यान तय हुआ, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से उस दिन मैं व्याख्यान के लिए उपस्थित नहीं हो पाया। इसलिए मैं राजेश पासवान जी और बाकी जितने भी हमारे सदस्य हैं, मित्र गण हैं, उनसे भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं डॉक्टर राजीव कुमार वर्मा पिछले 32-33 वर्षों से दिल्ली विश्वविद्यालय के सत्यवती इवनिंग कॉलेज में इतिहास को पढ़ा रहा हूँ और इस पढ़ाने के दौरान और इसके पहले हिंदू कॉलेज में भी वहीं से मैंने बीए एमए इतिहास में किया था, फिर एमफिल पीएचडी किया और इस 40 वर्षों के दौरान बहुत सारे महान व्यक्तियों ने मुझे बहुत अधिक प्रभावित किया, जिनमें बाबा साहब अम्बेडकर भी एक है। इसके पहले जेएनयू में ही राजेश पासवान जी ने संत रविदास पर एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया था और वहाँ भी मेरी भागीदारी रही थी। अंबेडकर एक महान व्यक्ति हैं, एक विशाल व्यक्तित्व, और अंबेडकर के बारे में जितना हम लोगों को जानना चाहिए, देशवासियों को जानना चाहिए, उतना जानने का मौका नहीं मिला है। आज के इस वक्तव्य में मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम का उपयोग करूंगा और मुझे याद है 17 अप्रैल 2020 यूएस कांग्रेस में अंबेडकर जी के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया और जिसमें कहा गया, मैं उस को पढ़ रहा हूँ, भीमराव रामजी अंबेडकर was a pioneer in the movement to make India a free, fair and just society for everyone in it. He mobilized a generation to push back against discrimination and to instead celebrate equality, human rights and universal tolerance. Today, we stand at a moment in world history where we could all use more of that compassionate spirit. 129वीं जयंती पर बाबा साहब को वहाँ से श्रद्धांजलि मिली और जिसमें उन्हें मानवीय अधिकारों का महान प्रणेता बताया। और मानवीय अधिकारों की जब हम चर्चा करें तो देखिए, हम लोग सभी अभी एक ऐसे संकट से गुजर रहे हैं
जो इतिहास पढ़ने के दौरान मैंने देखा है, लगभग 100 वर्षों पे इस तरह के संकट आते हैं। और जब हम संकट की बात करें तो ये 2020 है। 2018 से 20 के बीच में भारत में स्पेनिश फ्लू आया था, यानी इन्फ्लुएंजा, जिसकी चर्चा गांधी जी ने भी की और साथ ही साथ अंबेडकर जी ने भी की। और मुझे याद है, जो आज इतनी समस्या और संकट जिसका सामना हम कर रहे हैं, उस समय जब 2018-20 में जब लगभग 20 मिलियन भारतीयों की मृत्यु हुई थी, पूरे विश्व में उस समय लगभग 50 मिलियन मौत हुई थी, उस समय भी अंबेडकर ने मानवीय अधिकारों की चर्चा की थी और उन्हें बड़ा दुख हुआ था जब उन्होंने देखा जो बहुत सारे डॉक्टर्स, चिकित्सक, वो हमारे हरिजन भाइयों की चिकित्सा करने से मुकर रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने दूसरी बात यह भी देखी, जो गुजरात में मवेशियों को भी बीमारी हुई और उस बीमारी के लिए भी हरिजन को ही दोषी माना गया। और वहाँ पर अंबेडकर ने एक बहुत बड़ी बात कही। उनका कहना था, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ हरिजन वर्कर्स टू डिस्पेल दिस डार्कनेस, यानी ये जो हमारे हरिजन लोग हैं, यह उनका दायित्व है। यानी इस तरह के जो अंधविश्वास की बात है, जो इग्नोरेंस की बात है, सुपरस्टिशन की बात है, उसको कैसे दूर किया जाए। साथ ही साथ मुझे ये भी याद है, जो 1918-20 के एपिडेमिक्स के दौरान, जिसको आप पैंडेमिक भी कहते हैं, संकट के दौरान अंबेडकर जी ने औरतों के सशक्तिकरण के बारे में बात की थी। उन्होंने औरतों के लिए संपत्ति का अधिकार और स्त्री धन की चर्चा की। उनका कहना था, जो इस तरह के जो पैंडेमिक्स हैं, जहाँ पे जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है, वहाँ पर अगर औरतों के पास संपत्ति हो, उनका संपत्ति पे अधिकार हो, तो उससे काफ़ी फायदा हो सकता है। और कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में भी इसकी चर्चा की। इसके अलावा अंबेडकर जी ने ब्रिटिश सरकार को भी कहा, प्रांतों को अधिक से अधिक फंड देने के लिए, ताकि वह सुचारू रूप से इस संकट का मुकाबला कर सके। हम लोग सभी को पता है, जो 1956 में अंबेडकर जी ने अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, अंगीकार कर लिया था, और उन्होंने एक नए मत की कल्पना की थी। पहले हीनयान, महायान, वज्रयान थे ही, अब इन्होंने नवयान की बात की, जो कि एक वैज्ञानिक पद्धति पे आधारित थी।
इसमें 22 प्रतिज्ञाओं की चर्चा है और इसके अंतर्गत अंबेडकर जी ने लोगों की स्थिति में, जिंदगी में, जीवन शैली में सुधार करने की कोशिश की। मैं तो जैसा मैंने कहा लगभग 40 वर्षों से मैं इतिहास पर और पढ़ा रहा हूँ। बौद्ध धर्म के अंतर्गत हम लोग इतनी चर्चा करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है जो अंबेडकर जी के नवयान की भी चर्चा जरूर से हमें विद्यार्थियों के सामने करनी चाहिए। और मैं कम से कम अब इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ जो आगे जब भी मैं बौद्ध धर्म के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करूँगा, अपनी कक्षाओं में बच्चों को जरूर से बौद्ध धर्म के नवयान के बारे में भी बताऊंगा। और बौद्ध धर्म, जैसा अंबेडकर जी ने कहा था, जो इस तरह के पैंडेमिक्स में, चाहे वो कोरोना हो, चाहे 1918 का स्पेनिश फ्लू था, ऐसे में बुद्ध की शिक्षाएं बहुत ही सार्थक है। अंबेडकर जी की किताब है द बुद्ध एंड हिज धम्म, और जिसमें उन्होंने सेल्फ कंट्रोल की बात की, आत्मनियंत्रण की बात की। आत्मनियंत्रण, आत्मसंयम, इन दो तरीकों से सभी लोग महामारी से बच सकते हैं। मुझे याद है फॉर्मर प्रेसिडेंट के आर नारायणन, उन्होंने गांधी जी, नेहरू और अंबेडकर जी के बारे में दो तीन सेंटेंस कहे थे, उसे मैं पढ़ रहा हूँ। इफ महात्मा गांधी gave our freedom or gave our freedom struggle a mass and moral dimension, यानी महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन को मास एंड मोरल डायमेंशन दिया, तो नेहरू जी गेव एन इकोनॉमिक एंड सोशल डायमेंशन। तो नेहरू जी ने आर्थिक और सामाजिक डायमेंशन दिए, एंड डॉक्टर अंबेडकर गेव a challenging social and democratic dimension। तो जो अंबेडकर जी ने डायमेंशन प्रस्तुत किया वह चुनौतीपूर्ण था, और वह भारतीय समाज में वर्णाश्रम धर्म में आमूलचूल परिवर्तन का द्योतक था। अंबेडकर जी ने बहुत सारी किताबें लिखी, उनके बहुत सारे स्पीचेस भी हैं। लगभग उनकी जो रचनाएं हैं, लेख हैं, आलेख हैं और स्पीचेज हैं, 17 वॉल्यूम में मैंने देखा। और इस 17 वॉल्यूम जिसमें उनके राइटिंग्स एंड स्पीचेज हैं, उनको देखकर जब मैंने उसका अवलोकन किया, पढ़ तो नहीं पाया पूरा, क्योंकि मैं नहीं समझता जो मुझ में इतनी सामर्थ्य है जो मैं यह कह सकूं जो मैं अंबेडकर जी को तो बहुत अच्छे से समझता हूं, जानता हूं। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा जो
लगभग 4 साल पहले मैंने एक प्रयास किया था, जब अपने कॉलेज में अंबेडकर जी पर राष्ट्रीय सेमिनार करवाया था। और उस राष्ट्रीय सेमिनार में बहुत अधिक भागीदारी थी, और उस राष्ट्रीय सेमिनार के दौरान ही मुझे लगा, जो अंबेडकर जी को मैं नहीं जानता हूँ बहुत मायने में, और उनको मैं कम से कम अब जानने की कोशिश करूँगा। उनके राइटिंग्स, उनके स्पीचेस को जहाँ भी पढ़ने का मौका मिलेगा पढ़ूंगा, जहाँ सुनने का मौका मिलेगा सुनूंगा, और जो भी मैं आत्मसात कर पाया वह भी मैं कोशिश करूंगा। यह वह बात 125वीं जयंती की थी। आज 129वीं जयंती, और मैं आपके समक्ष ये कहना चाहता हूँ, जो आज कम से कम मुझे ये लगता है, जो 125वीं जयंती पर जो मैंने शुरुआत की थी उनको जानने समझने की, आज इस 129वीं जयंती पर मैं थोड़ा थोड़ा उन्हें जानने समझने लगा हूँ। मेरी औकात नहीं है जो मैं ये कहने लगूं, जो मैंने तो अंबेडकर जी को पूरा समझ लिया। लेकिन हाँ, अंबेडकर जी के राइटिंग्स और स्पीचेस पढ़ के इतना तो जरूर मैं कहूँगा, जो मैं अपने आप को समझने लगा। अंबेडकर जी के बारे में मेरी एक अपनी राय है, जो मैंने राय बनाई है। ही इज एनसाइक्लोपीडिया इन हिमसेल्फ, यानी डॉक्टर अंबेडकर अपने आप में एक विश्वकोश है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? उसके पीछे जो कारण मैंने ढूंढा है, और मुझे लगता है जब उन सारे बिंदुओं को हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, तो कम से कम आने वाली पीढ़ियां या जो रिसर्च स्कॉलर हैं इस पर ध्यान देंगे। यानी मैंने उनके सारे वॉल्यूम्स को, 17 वॉल्यूम्स में जो राइटिंग्स एंड स्पीचेज हैं, मैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता रहा हूँ, जिससे हमें ये पता चलेगा, जो हम लोग तो एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं, यानी ज्ञान का कोश, लेकिन इन सब को समझने के बाद हमें लगेगा अंबेडकर अपने आप में एक ज्ञान का कोश थे। जैसे वॉल्यूम नंबर 1 है, अब देखिए इसमें पेजों की संख्या, पृष्ठ संख्या है 520। इसके अंतर्गत कास्ट इन इंडिया, एनिहिलेशन इन कास्ट और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति प्रथा का उन्मूलन, महाराष्ट्र एज ए लिंग्विस्टिक प्रोविंस, नीड फॉर चेक्स एंड बैलेंसेस, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, रानाडे, गांधी, जिन्ना, एविडेंस बिफोर द साउथ बोरो कमिटी। साउथ बोरो कमिटी एक फ्रेंचाइजी कमिटी थी, जिसमें इन्होंने भाग लिया था, जिसमें उन्होंने अंबेडकर ने इस साउथ बोरो कमेटी के सामने कहा था, जो अगर यूएस के लोग, अमेरिका के लोग मतदान के लिए फिट हैं, तो भारतीय क्यों नहीं।
और इसके अलावा उन्होंने फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम की भी चर्चा की, कम्युनल डेडलॉक एंड ए वे टू सॉल्व इट, स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज, स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया, मिस्टर रसेल एंड द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी। यानी आप खुद देखिए, अंबेडकर जी के बारे में आम जानकारी हम लोग कहते हैं, जो संविधान निर्माता थे, लॉ मिनिस्टर थे, जाति प्रथा विरोधी थे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, यानी चाहे इकोनॉमिक्स हो चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, और केवल भारतीय नहीं, हम केवल डी स्कूल की ही बात नहीं करें, बल्कि आगे हमें बढ़ना पड़ेगा और बाहर की यूनिवर्सिटी से भी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। मैंने अभी कोलंबिया यूनिवर्सिटी का नाम लिया, मुझे याद आया जो 1935-36 में एक वेटिंग फॉर वीज़ा अंबेडकर जी ने अनटचेबिलिटी पर एक लेख लिखा था, और आज के दिन कोलंबिया यूनिवर्सिटी में टेक्स्ट बुक के रूप में उसका अध्ययन होता है। और आज भी अगर आप कोलंबिया यूनिवर्सिटी का वेबसाइट चेक करेंगे तो वहाँ पर वेटिंग फॉर वीज़ा मिल जाएगा, जिसमें अनटचेबिलिटी के बारे में कहा गया, छुआछूत के बारे में कहा गया, और साथ ही साथ उनका उद्देश्य था जो ये विदेशी छुआछूत से बहुत अधिक परिचित नहीं हैं, तो उनको अनटचेबिलिटी के बारे में जानकारी जरूर मिलनी चाहिए। जब हम वॉल्यूम नंबर 2 देखते हैं, उसमें देखिए पेज टोटल 830 है। उसमें बॉम्बे लेजिस्लेचर की चर्चा है, साइमन कमीशन की चर्चा है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की चर्चा है। फिर वॉल्यूम नंबर 3 है, जहाँ पे टोटल पेज 800 नहीं बल्कि 516 है तीसरे में, दूसरे में 830 था, तीसरे में 516, जिसमें फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म यानी हिंदू धर्म का दर्शन, इंडिया एंड प्री रिक्विजिट्स ऑफ कम्युनिज्म, रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया, बुद्ध एंड मार्क्स, स्कीम्स ऑफ बुक्स। वॉल्यूम नंबर 4 देखिए, टोटल पेज है 382, रीडल्स इन हिंदुइज्म। वॉल्यूम नंबर 5 टोटल पेज है 516, और जिसमें अनटचेबल्स और द चिल्ड्रन ऑफ इंडियाज घेटो एंड अदर एसेज ऑन अनटचेबल्स एंड अनटचेबिलिटी, उसके सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस डायमेंशन के बारे में अंबेडकर जी ने बात की है। वॉल्यूम नंबर 6, इसमें टोटल पेज है 716, और यहाँ पे जो उनका पॉलिटिकल साइंटिस्ट और इकोनॉमिस्ट वाला रूप था वह खुलकर सामने आता है। क्यों? क्योंकि इसमें इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की, द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया उसकी चर्चा की, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, हिस्ट्री ऑफ इंडियन करेंसी एंड बैंकिंग, और इसके अलावा और भी
मिसलेनियस एसेज थे। यानी अगर किन्हीं को अंबेडकर जी के आर्थिक दर्शन और दृष्टिकोण के बारे में पढ़ना है, उनके इंसाइट को देखना है, तो वॉल्यूम नंबर 6 जिसमें 716 पेज है, उससे बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। वॉल्यूम नंबर 7 जिसमें टोटल पेज है 390, और यहाँ हु वेर शूद्रास, हाउ दे केम टू बी द फोर्थ वर्ण इन द इंडो आर्यन सोसाइटी, द अनटचेबल्स, हु वेर दे एंड व्हाई दे बिकेम अनटचेबल्स। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, और मैं बहुत इस को लेकर के दुखी भी हूँ। अंबेडकर के लेख और रचना, इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी लोगों के पास नहीं है। और इवन जैसे मैंने हिस्ट्री में पीएचडी तक किया हुआ है, शूद्रास, जब हम शूद्र के बारे में बात करते हैं तो प्रोफेसर आर.एस. शर्मा की किताब शूद्राज इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में शूद्र, उसको पढ़ के ही हम लोग संतुष्ट हो जाया करते थे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा लोगों ने बताया नहीं। जो आप अंबेडकर जी के राइटिंग्स एंड स्पीचेस का वॉल्यूम नंबर 7 पढ़ो, और उसमें आपको शूद्र के बारे में, शूद्रास, उनके बारे में जानकारी मिलेगी। वॉल्यूम नंबर 8, इसमें टोटल पेज है 515। इसमें पार्टीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात कही गई। फिर वॉल्यूम नंबर 9, टोटल पेज है 520। इसमें कांग्रेस एंड गांधी, उन्होंने अनटचेबल्स के लिए, जो हरिजन थे, उनके लिए क्या किया। मिस्टर गांधी एंड द एमेंसिपेशन ऑफ द अनटचेबल्स। तो कांग्रेस और गांधी की भूमिका अगर कोई जानना चाहते हैं तो वॉल्यूम नंबर 9 जिसमें 520 पेज है, एक अच्छा स्रोत हो सकता है। वॉल्यूम नंबर 10 जिसमें टोटल पेज है 1104, डॉक्टर अंबेडकर एज द मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल 1942 से 1946। ये पूरा उस समय उनके टेन्योर के बारे में और जो भी इन्होंने किया उन सब की जानकारी हमें मिलती है। वॉल्यूम नंबर 11 है जहाँ पे टोटल पेज है 687, द बुद्ध एंड हिज धम्म, यानी अंबेडकर के धम्म के बारे में कोई जानना चाहते हैं, नवयान के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये वॉल्यूम नंबर आपका 11 जिसमें 687 पेज है, ये अपने आप में एक अच्छा स्रोत हो सकता है। देन वॉल्यूम नंबर 12, अब देखिए इसमें टोटल पेजेस है 811। अभी तक हमने जितने वॉल्यूम देखे उसमें सबसे ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि वॉल्यूम नंबर 10 जो है उसमें 1104 थे, लेकिन वॉल्यूम नंबर 12 में भी 811 पेज है और इसमें एंशिएंट इंडियन कॉमर्स के बारे में बात की गई, अनटचेबल्स एंड द पार्क्स ब्रिटानिका के बारे में बात की गई, इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन पर उनके लेक्चर्स है, द नोट्स ऑन एक्ट्स एंड लॉज के बारे में चीज़ें हैं, वेटिंग फॉर अ वीसा, अभी जिस पुस्तक की जो टेक्स्ट बुक कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जिसकी चर्चा हमने की वह वॉल्यूम नंबर 12 में है, एंड अदर मिसलेनियस एसेस। वॉल्यूम नंबर 13 टोटल पेज 1273, 1273। यह एक भाग में ही है, क्योंकि दो भाग में तो आगे आप देखेंगे ज़्यादा पेज है, लेकिन किसी एक पार्ट में 1273 पेज, तो मुझे यह 13वां वॉल्यूम सम्राट अशोक के 13वें रॉक एडिक्ट की याद दिलाता है।
जिसको लार्जेस्ट माना जाता है। और वॉल्यूम नंबर 13 1273 पेज क्यों ना हो, क्योंकि इसमें बाबा साहब अम्बेडकर द प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय संविधान को जानना है तो वॉल्यूम नंबर 13 पढ़ना आवश्यक है। वॉल्यूम नंबर 14, इसके 2 पार्ट हैं और ये हिंदू कोड बिल पे है। पार्ट नंबर 1 में 807 पेजेस हैं जिसमें ड्राफ्ट की चर्चा है। पार्ट नंबर 2 में 611 पेजेस हैं और इसमें क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन है। दोनों पार्ट आपके ऑलमोस्ट 1950 से 1951 तक के बारे में बातें हैं। हिंदू कोड बिल आप लोग बहुत कुछ जानते ही होंगे, लेकिन हमें वी शुड बी ग्रेटफुल टू अंबेडकर जी जिनके कारण तलाक या डिवोर्स ये अलाउड हुआ। साथ ही साथ कहीं ना कहीं बेटियों को भी उत्तराधिकार की चर्चा है और विधवा को पूरा संपत्ति अधिकार। यानी अगर हमें स्त्रियों की स्थिति को देखना है, उनके बारे में पढ़ना है, तो हमारे लिए हिंदू कोड बिल वाला जो वॉल्यूम नंबर 14 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम नंबर 15 पेज है इसमें 1137, डॉक्टर अंबेडकर एज फ्री इंडियाज फर्स्ट लॉ मिनिस्टर एंड मेंबर ऑफ अपोजिशन इन इंडियन पार्लियामेंट 1947 to 1956। वॉल्यूम नंबर 16 टोटल पेज है 773, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और देखिए किस तरह, मतलब ये कितना ज़्यादा विद्वान थे। अभी तक तो हम केवल राजनीति, अर्थशास्त्र, इतिहास इन सब के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन आगे देखिए पाली ग्रामर, पाली डिक्शनरी, पाली इंटू इंग्लिश, पाली इंटू मराठी, हिंदी एंड गुजराती, बौद्ध पूजा पाठ, और अंत में वॉल्यूम नंबर 17 है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड हिज इगैलिटेरियन रेवोल्यूशन। इसके 2 पार्ट है। पहला पार्ट 529 पेज है, स्ट्रगल फॉर ह्यूमन राइट्स, मानवीय अधिकारों के लिए संघर्ष, और दूसरा है पार्ट नंबर 2 जिसमें टोटल पेज है 573, सोशियो पॉलिटिकल रिलीजियस एक्टिविटीज। हमने अभी 1 से 17 वॉल्यूम में जो अंबेडकर के स्पीचेस और राइटिंग्स है उनकी चर्चा की। यानी अगर किन्हीं को अंबेडकर के बारे में जानना है, किन्हीं को उन पर शोध करना है, तो ये जितने भी वॉल्यूम हैं ये प्राइमरी स्रोत के रूप में काम करेंगे। और मैंने क्यों कहा डॉक्टर अंबेडकर इज एन एनसाइक्लोपीडिया इन हिमसेल्फ, उसका कारण है। अगर आप 1 से 17 वॉल्यूम के सारे पेज को टोटल कर लें तो टोटल पेजेस हैं 13